जब किसी पत्थर को एक सर्कुलर पाथ में घुमाया जाता है तो वो पत्थर अंदर की तरफ जो फोर्स या बल लगाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। और बाहर की तरफ लगाया जो बल है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से बदल के आ सकता है। तो अंदर सेंट्रीपिटल और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी गोल घूमते हुए ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रेलवे बोर्ड का जो 2018 में रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो एक पेपर लेके आए हैं। आने वाली 17 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों देखिए किस तरह के मैथ, रीजनिंग और क्वेश्चन आए थे और हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कहता है कि 720 रुपये को बांट दिया गया 3 ABCDE 5 आदमियों में, और जो उनको पैसे दिए गए हैं वो बढ़ते क्रम में हैं और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि बढ़ते क्रम में है वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समानांतर श्रेणी के हैं। ये समानांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है दोस्तों A और B के जो बीच में अंतर है वही अंतर B और C और D और E के बीच में है। तो इस क्वेश्चन आगे कहता है कि E को जो पैसा रिसीव हुआ है वो A से 40 रुपये ज़्यादा है। तो बताइए B को कितना पैसा मिला। तो दोस्तों इस हिसाब से हम देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि A को X रुपीज़ मिले तो B को कितने मिलेंगे। B को कितने मिलेंगे उसके लिए दोस्तों हमें ये जो बात दी हुई है इसके ऊपर ध्यान देना है कि E को कितना मिला है, 40 रुपये ज़्यादा मिले हैं। तो 40 रुपये E को ज़्यादा मिले मतलब सबसे A से E तक कितने रुपये ज़्यादा हैं, 40। तो इन सबको बराबर बराबर अंतर होना चाहिए तब जाके 40 होगा। तो दोस्तों 10, 10, 10 और 10 इस तरह से 40 रुपये बनेंगे, तभी ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली कंडीशन पूरी होगी। तो इसका मतलब हुआ सभी के बीच में 10-10 का अंतर है। तो मान लीजिए A को मिला है X रुपीज़ तो B को मिलेगा X + 10। उससे अगले वाले C को मिलेगा X + 20, फिर D को मिलेगा X + 30 और जो सबसे लास्ट है E उसको मिलेगा X + 40। इसको जोड़ेंगे तो X आपका 5 बार आ जाएगा, 5X, और ये सभी जुड़ के बन जाएंगे आपके 100। और ये कुल धनराशि है 720 रुपये। 100 उधर जाएगा तो 620, इधर 5X और 5 जब इसको भाग में करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 124। तो 124 आपका आंसर नहीं है दोस्तों। कई भाई लोग सीधा देखते ही 124 के ऊपर आंसर कर देंगे, पर क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ये 124 हमारा निकला है X और X हमारा थी A की वैल्यू, पर क्वेश्चन में पूछी है B की वैल्यू। B कितना है तो B की वैल्यू क्या है दोस्तों, B की वैल्यू थी हमारी X + 10। तो 124 + 10 जो कि होगा 134। दोस्तों आपको क्वेश्चन आता आता भी गलत होने की संभावना है, इसलिए अपने जो थोड़ा दिमाग है उसकी स्पीड को तो मेंटेन रखें पर ज़्यादा जल्दी ना करें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है ये कि उस समय ये फिल्म पद्मावती रिलीज़ हुई थी तो उसमें जो कैरेक्टर था अलाउद्दीन खिलजी उसको किसने, तो ये करंट अफेयर्स का है। तो अभी 2022 चल रहा है दोस्तों, तो अभी की जो करंट अफेयर्स हैं आप उनको पढ़ के जाइएगा। इन क्वेश्चंस का अब कोई लिंक नहीं रहा है। आगे लगा क्वेश्चन देखते हैं। ये वही 2017, देखिए 2018 में एग्ज़ाम हुआ था, तो अब 2021 के जितने भी आपको मूवीज़ हैं, जो भी कंट्रोवर्शियल मूवीज़ हैं, चैम्पियनशिप्स हैं, मिशंस, जो भी मिशन इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किए, ऑस्कर अवार्ड जो भी दिए हैं, अच्छा प्लेयर्स जो किस किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, और अभी हमारा ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं तो किस किस ने क्या क्या अवार्ड जीता है, नया प्रेसिडेंट बना है तो उससे रिलेटेड देखना ज़रूरी है कि वो कहाँ से हैं, मुर्मू
फिल्म फेस्टिवल अगर कोई ऑर्गेनाइज हुआ है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आईपीएल किसने जीता है, आईपीएल की टीम के ओनर कौन कौन से थे, अभी T20 हुआ है किसने किसने जीता है, वर्ल्ड कप जो होने वाला है या हो रहा है वो कहाँ कहाँ होगा, किस मंथ में होगा, कौन कौन से भाग लेंगे। तो इन चीज़ों को, ये करंट अफेयर्स है दोस्तों, इनमें से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो कृपया कर इन्हें करके जाएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यही देखिए मिशन मैंने आपको बताया है, मिशन याद रखें। अब अगला क्वेश्चन आता है मास ऑफ अर्थ कितना है। तो देखिए दोस्तों, मास ऑफ अर्थ ना तो नेगेटिव में हो सकता है, नेगेटिव में नहीं होगा तो ये दोनों क्वेश्चन आपको काट दीजिए। अब याद रखने वाली बात है कि 6 × 10⁻24 जो होता है वो मास होता है अर्थ का। तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका एवोगैड्रो नंबर के आसपास की वैल्यू है b, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों आपको। आगे बढ़ते हैं। कहता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। नेक्स्ट टर्म बताइए दोस्तों। इसको देख के हम आंसर नहीं लगा रहे हैं, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे होता है। देखिए दोस्तों, आप सीधा चलिए 5 के बाद 7 के बाद 11 और 11 के बाद 17, कितना कितना गैप है दोस्तों, 5 + 2, 2 प्लस के बाद +4, फिर ये आप अपने दिमाग लगाएंगे तो +6, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों +8, तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो दोस्तों 25 बन जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो गए। अब बच गए 2 ये। अब बात करते हैं इन दोनों में से किसे है, तो आई के बाद आया जे, आई के बाद वैसे भी अल्फ़ाबेटिकली जे आता है, जे के बाद आता है के पर के नहीं आया दोस्तों, क्या आया एल, इसका मतलब IJKL, एक छोड़ दिया है इन्होंने। आगे बात करते हैं तो KLM, फिर उसके बाद O आया है यहाँ पे, तो O आया है तो इसमें 2 छोड़ दिए हैं M और N, इसका मतलब पहले 1 छोड़ा अब 2 छोड़ दिए, हम आगे कितना छोड़ना है 3, तो O के बाद आएगा LMNO, PQR, इनको छोड़ देंगे, अगला हमारा आंसर आएगा S, तो 25S जिसमें होगा दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहता है, ये है दोस्तों एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। इसमें कहता है कि आई नीड योर नोट्स टू स्टडी। उसको स्टूडेंट 1 को स्टूडेंट 2 से बोला है कि मेरे को आपकी नोट स्टडी करने के लिए चाहिए, तो इससे आप क्या एजम्पशंस करना चाहोगे, क्या कर सकते हो कि भाई 2 से मांग रहा है तो नोट्स तो ऑब्वियस सी बात है 2 ने बनाए होंगे, स्टूडेंट 2 हैज़ प्रिपेयर्ड नोट्स, ठीक बात है। स्टूडेंट 1 वांट्स टू वेरीफाई हिज अंडरस्टैंडिंग, स्टूडेंट 1 अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करना चाहता है। यहाँ से ये बात हमें इस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि क्या ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करना चाहता है, नहीं दोस्तों, बस हमें ये वाला ही आंसर समझ में आता है इस स्टेटमेंट से, तो आंसर ये हो गया ओनली 1 इज़ इम्प्लिसिट, केवल 1 ही सही लगता है। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ के क्वेश्चन को कीजिएगा। आगे देखिए, इस तरह के क्वेश्चन तो हमेशा आपको हर सेट में हर शिफ्ट में मिल जाएंगे। कहता है 2 ट्रेनें हैं, वो ओपोजिट दिशाओं से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों की लंबाई दी हुई है 152.5 और 157.5, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर देती हैं कितने सेकंड में, 9.3 सेकंड में। तो बताइए कंबाइंड स्पीड ऑफ द 2 ट्रेन्स एवरी आवर, हर घंटे दोनों की स्पीड, कंबाइंड स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों इनकी दोनों की स्पीड जो है निकालनी है, एवरेज स्पीड बोलना चाहता है, तो हम इनका दोनों का डिस्टेंस जब ऑपोजिट में है दोस्तों, याद रखिएगा जब ऑपोजिट डायरेक्शंस में आती हैं तो उनका डिस्टेंस ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपका 310 मीटर है दोस्तों ये, और सेकंड है आपकी 9.3। तो ये अगर इसको आप काटेंगे 310 9.3 पॉइंट ऊपर चला जाएगा दोस्तों। आपको समझाने के लिए थोड़ा सा आराम से कर रहे हैं, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल्दी करने का है क्वेश्चन। तो ये आ गया। अब ये है मीटर पर सेकंड में, अब आंसर को मांगा गया है पर आवर, एवरी आवर,
तो दोस्तों हमें इसको बनाना है किलोमीटर पर आवर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मीटर पर सेकंड से जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में बनाना होगा तो आप ज़्यादा कुछ ना करते हुए सीधा इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें। और याद रखने का है कि जब छोटे से बड़े में बनाना है तो ऊपर 18 बड़ा है 5 से तो वो ऊपर आएगा, और जब किलोमीटर से सेकंड में बनाना है मीटर पर सेकंड में तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, ऐसे याद रखें। तो हमें मीटर पर सेकंड से बनाना है दोस्तों किलोमीटर पर आवर में, तो हम बड़ा ऊपर छोटा नीचे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। अब इसको काटेंगे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ गया 31। 31 इसको काटेगा तो ये आ जाएगा आपका 100। ये नीचे 5 है, 5 को इससे काट देंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 20, और 26 जा 120, तो आपका आंसर आ गया दोस्तों 120। होप, आशा है कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आउटर शेल किस ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं? तो दोस्तों ये बड़ा ही आसान है। 18th ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं आपके वो आउटर शेल बनाते हैं। अब आउटर शेल ये बिल्कुल मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, एक क्वेश्चन पहले भी आया था वैलेंसी का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और मैंने बताया भी था इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। वैलेंस, वैलेंसी, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सभी क्वेश्चन रिलेटेड हैं दोस्तों। तो आउटर शेल में जब पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कंप्लीट शेल बन जाता है दोस्तों। तो वही कह रहा है कंप्लीट आउटर शेल क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं एक आउटर शेल को फिल करने के लिए। तो ये 18th जो हमारा टेबल है, ग्रुप एलिमेंट है, उनमें ही सभी के अपने आउटर शेल कंप्लीट होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? तो देखिए बी के बाद आया डी, मतलब सी को छोड़ दिया। अब दोस्तों ज़्यादा अपन पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिमाग भी लगाएंगे। सी को छोड़ दिया, ठीक है। डी के बाद ई को छोड़ दिया, मतलब एक ही छोड़ रहा है, मतलब हमें एफ के बाद क्या चाहिए, एफ के बाद जी को छोड़ देंगे, हमारा आंसर एच में होगा। देखिए एच कहाँ कहाँ है, एच है एक 2 में और 4 में। आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद 2 कम किया तो 23 आया, 23 के बाद फिर से 2 कम किया तो 21 आया दोस्तों। तो इसका मतलब हमें भी अब 2 कम करने हैं, तो आंसर आएगा हमारा 19 एच 19 किस में है दोस्तों, ये रहा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा आपको अपना संयम बनाए रखना है, क्वेश्चन आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंफ्यूज नहीं होना है किसी प्रकार। कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है छोड़ दीजिए, रफ पेज पे लिख लीजिए उसका नंबर, बाद में जब समय मिलेगा तब बनाएंगे। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहता है, गिवन प्रॉब्लम में अगली सीरीज क्या होगी, यहाँ पे क्या आएगा, इनमें से। कई बार तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता करना क्या है। तो दोस्तों जिस तरह से इसको यहाँ से किया है चेंज, तो इसका क्या चेंज होगा, यहाँ पर हमें यहाँ से ऑप्शन छूट के यहाँ पे लगाना है इन चारों में से। तो दोस्तों देखिए 2 गोले थे, ये दोनों गोले अलग अलग हो गए, दूर दूर चले गए। इसी तरह यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, अब ये भी अलग अलग हो जाएंगे दोस्तों, ऐसा बन जाएगा। ऐसा है जहाँ कहाँ पे है, देखिए बी में है ऐसा। तो बस डायरेक्ट आप 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर देंगे। बस शर्त ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेशियो, देखिए अभी मैं पीछे कह ही रहा था क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो निकालिए, अनुपात निकालिए, कितना कितना वजन होता है। तो दोस्तों इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका 8 का हो जाता है 2 गुना 16 और 1 का हो जाता है 2। एटॉमिक नंबर का लगभग डबल होता है और यह डबल से एक ज़्यादा होता है। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है। तो 2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालना है, तो हाइड्रोजन का ऊपर और ऑक्सीजन का नीचे 1/8। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा
क्वेश्चन 2 दोस्तों, एक जो बच्चे गलती करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करते हैं, उसमें क्या है, देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा पलट दे, ऊपर पूछ ले ऑक्सीजन का और नीचे पूछ ले हाइड्रोजन का, तो 1/8 की जगह अब आंसर आ जाएगा आपका 8/1। तो गलती बिल्कुल ना करें, देखें कि पहले ऊपर किसका लिखना है, नीचे किसका लिखना है, क्योंकि रेशो देखिए ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं इसमें, तो गलती बिल्कुल ना करें। आगे बढ़ते हैं, ये मराठी में है। आगे ये देखिए ऑस्कर अवार्ड्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको क्या क्या जीके आपकी प्रिपेयर करनी है, तो ऑस्कर अवार्ड्स दिए हैं दोस्तों। हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल्स, कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वॉशिंग सोडा के अंदर। वॉशिंग सोडा ये जो आपका है 10th की एनसीईआरटी से है। मैं लास्ट से ही कहते आ रहा हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा, 9th और 10th प्रिपेयर किया, तो कोई आपको एक पोस्ट निकालने के लिए बाधित नहीं कर सकता, आपकी श्योर है। देखिए कैसे, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है Na2CO3 10H2, ये होता है दोस्तों 10H2। इसका केमिकल नेम भी पूछ लेते हैं कि भाई वॉशिंग सोडा केमिकल नेम क्या होगा, तो दोस्तों इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल आए दोस्तों, पानी के 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। पीओपी जो हम अपने घर पे छतों पे इस्तेमाल करते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों। उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है केमिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मेरे को याद आ रही हैं क्योंकि ये कभी क्वेश्चंस में पूछा गया था। एएलपी और ग्रुप डी के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ही कम अंतर होता है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए अब इसमें पूछ ले कितना वाटर मॉलिक्यूल है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो हाफ H2O। अब पीओपी बनता किससे है दोस्तों, ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पीओपी बनता है दोस्तों आपके जिप्सम से। तो अब जिप्सम का अगर आपसे केमिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाए, केमिकल नेम पूछ लिया जाए, तो वो होता है कैल्शियम सल्फेट। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। तो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2, और पीओपी में हाफ, और वॉशिंग सोडा में आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये सत्यव्रत काद्यान किससे रिलेटेड थे, ये रेसलिंग है। अभी इसी तरह के कॉमनवेल्थ में चल रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान जरूर देंगे उनके ऊपर। आगे क्वेश्चन पूछता है कौन सा मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए, वहीं से क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल 3 ही ऐसे मेटल हैं जो गर्म पानी के साथ ना तो रिएक्ट करेंगे ना ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, वो केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए। इनको ध्यान से लिख लें, नोट्स बना लें आप। एल्यूमिनियम, आयरन, और तीसरा होता है आपका दोस्तों जिंक। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल साफ सुथरा है, एल्यूमिनियम। ये एक टॉपिक दिया हुआ है आपके 10th की बुक में, तो उसको देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया मैथ का, कहता है द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर गिवन बिलो। देखिए 2-3 प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है हीरोन्स फॉर्मूला से, जब आपको उसके साइड्स की लेंथ दे रखी हो। जब वर्टेक्स का दे रखा हो उसका ही बताते हैं। और एक निकलता है आपका 1/2 बेस इंटू हाइट से। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, टॉपिक पे आते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता क्या हूँ, ये 1/2 में ये हमारा
x1 हो जाएगा और 2 हमारा y1, -4 x2 -3 y2, 4 x3 1 y3। पहले ये ज़रूरी है। अब फॉर्मूला हमारा है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है और इसका आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 10 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये सभी उस समय के हैं करंट अफेयर्स, इसलिए नहीं करा रहे। अच्छा, द HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। दोस्तों यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी मैं बता दूँ को प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो दोस्तों ऐसे नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जिनका कॉमन केवल 1 आए, वही कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। तो कोई भी दो आप प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 2 और 3, इनका HCF देखेंगे तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3। तो इन दोनों में केवल 1 ही होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। अच्छा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। ए क्या होता है दोस्तों, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और थोड़ा विस्तार से बताऊं तो दोस्तों, किसी पाइप का ये जो गोला होता है, ये जो एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, इसको हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे पूछ भी सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये ऐसे है, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ, उस कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रो क्या है दोस्तों, ये रेजिस्टिविटी है किसी पर्टिकुलर मटेरियल की। कोई मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी ये फिक्स होती है। तो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो दोस्तों लेंथ के ऊपर तो पता है डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस इस पे भी डिपेंड कर रहा है। फोर्थ जो है मटेरियल भाई रेजिस्टिविटी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो इस पे भी कर रहा है। तो बच गया क्या, प्रेशर। तो रेजिस्टेंस प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24, cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 17 x के बराबर, तो x स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो बिल्कुल ही आसान है दोस्तों, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, x मान ले। अच्छा, 1 बाई कोस क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, नहीं तो मैं करा रहा हूँ। देखिए 1 बाई कोसेक होता है आपका साइन x। तो यहाँ पे 1 बाई कोस स्क्वेयर है, यहाँ पे कोस स्क्वेयर होगा, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वेयर लगा देंगे, तो ये बन जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वेयर। अब इसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे है प्लस में 17 इज इक्वल टू एक्स। ये एक आइडेंटिटी है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो 1 प्लस 17 इज इक्वल टू एक्स। तो ये हो गया 18 एक्स। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दोस्तों एक्स स्क्वेयर। देखिए आपको पजल करने के लिए एक्स की वैल्यू आ गई 18। उस समय आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा होगा
और टाइम को देखते हुए तो आप सीधा आंसर पे 18 लगा देंगे। कुछ गलतियां हम भी करके आए थे दोस्तों ऐसी, पर आंसर 18 नहीं है। मांग क्या रहा है, मांग रहा है आपसे एक्स स्क्वेयर मांग रहा है दोस्तों। तो एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू 18 आई है तो एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा। कैलकुलेट करने मत बैठ जाना कि 18 का स्क्वायर मुझे नहीं आता है, मैं कैलकुलेट करूँगा। आपको देखना है 18 में 8 का स्क्वायर कितना होता है, पीछे आता है 4, 64। इससे मतलब नहीं है पीछे कितना आ रहा है 4। क्या सभी के पीछे 4 है या किसी एक के पीछे 4 है, इसके पीछे 4 है। तो आंसर आपका यही हो गया। हाँ, अगर 2 के पीछे 4 होगा दोस्तों तो फिर एक बार आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है बताइए ये प्रॉब्लम है ये किससे रिलेट करती है। तो दोस्तों इसमें एक ऐसी ट्रायंगल है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। तो 3 है, 1 2 3। 3 किसमें है दोस्तों, इस इधर देखेंगे हम, 3 इसमें है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी ना करते हुए इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन रहेगा 28 नंबर का, इसमें आपको ट्रायंगल्स कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी बीच में करने मत बैठें, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। इसको लिख लें, अपना जो रफ पेज है उस पर लिख लें क्वेश्चन नंबर 28 को, बाद में देखूंगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन 31 क्या कहता है किस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है हवा में। तो दोस्तों पेड़ से ऑक्सीजन बाहर निकलती, सभी को पता है, प्लांट से। तो आंसर आ गया फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में नहीं होता, ट्रांसपिरेशन में नहीं होता, एक्सपिरेशन में नहीं होता। लंबे समय की बात नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया या मीडियम कह सकते हैं, साउंड ट्रेवल द फास्टर। साउंड सबसे तेज किस में ट्रेवल करती है। तो दोस्तों साउंड जो है, इससे रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। सॉलिड में फास्ट है, गैस में सबसे स्लो रहती है। साउंड की बात कर रहे हैं। अगर बात करते हैं, अच्छा साउंड की जो स्पीड है हवा में वो कितनी होती है। साउंड की स्पीड एयर में, साउंड इन एयर, ये भी पूछ लेता है दोस्तों। तो ये होता है आपका 332 मीटर पर सेकेंड। याद रखें, ये इम्पोर्टेंट है। फिर पूछ लेता है, मान लीजिए ये साउंड था, अगर लाइट के बारे में पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि भाई लाइट, तो लाइट फास्ट होती है आपकी वैक्यूम में, और स्लो किस में होती है। तो स्लो होती है आपकी ग्लास, या फिर ऑप्शन में होगा वाटर, उसमें। इसमें वैक्यूम हो सकता है या एयर, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत पजल हो जाते हैं इसमें कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये निकालिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 9/16 और 13/24 इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई करके इधर लिख लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन को देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो जब 9 की 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये आ जाता है 216, और जब 16 की 13 से करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 208। तो बताइए ये बड़ा है ना, तो ये निशान बड़ा है, तो इसका मतलब ये वैसा बड़ा हो गया। ये शॉर्टकट है दोस्तों। तो ये किस में है, सी में। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन फिजिक्स वर्क डन इज डिफाइंड एज। फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन क्या होता है, तो फॉर्मूला ही बता देता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें था एक आदमी, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक आदमी एक 5 किलो का बैग लेके खड़ा है एक ही जगह पे, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो उसने कितना काम किया। तो उसने काम किया 0 एज पर साइंस के अकॉर्डिंग। तो डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है दोस्तों। इसमें क्या कहता है, एक आदमी एक फोर्स विदाउट कॉजिंग एनी डिस्प्लेसमेंट, गलत है।
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अकेला ये भी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए, फोर्स भी लगना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी, एक फोर्स एक्ट हुआ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑप्शन क्या कहता है, बी और सी अगर किसी में है आंसर तो यही आंसर होगा, पर जब बाद में बच्चों ने लगाया होगा इसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो क्वेश्चन को इसको इग्नोर कर दिया गया, पर हमारे हिसाब से ये बी और सी अगर हैं तो इसका आंसर ये होगा, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्वेश्चन इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, नॉर्मलाइजेशन कर दिया गया इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस में लगाया जाता है, किस में लग रहा है, तो दोस्तों देखते हैं इन सभी में, देखते हैं कौन कौन सा लॉ लग रहा है। जब एक बस जल्दी से एकदम से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर पीछे की तरफ जर्क खाता है, तो दोस्तों ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया न्यूटन का, ये नहीं होगा। जब एक बहुत तेज आ रही क्रिकेट बॉल को कैच किया जाता है तो फील्डर अपने हाथों को पीछे की तरफ धीरे 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 मूव करता है, वो किस लिए करता है, ताकि जो बॉल है वो हमारे हाथ पर फोर्स बहुत ही कम लगा पाए, ये मोमेंटम को कम करने के लिए है, और मोमेंटम हमारा सेकंड लॉ में आता है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, ये बिल्कुल सही है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट नीचे की तरफ अपनी गैसेस फ्यूल बन करके फोर्स लगाता है जिससे वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको भी देख लेते हैं इसमें कौन सा लॉ लग रहा है। व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग द बाईसाइकिल स्लो डाउन, तो जब हम पैडल मारना बंद कर देते तो बाईसाइकिल स्लो कर देती है, तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन का लॉ लग रहा है दोस्तों, फ्रिक्शन की वजह से तो होता है ना बाईसाइकिल लॉ। आगे देखते हैं, ये भी आपका समय का है। द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट इम्प्लांटेड, अगर कोई जो फर्टिलाइज एग है और जाइगोट है वो कहाँ बनते हैं, तो वो जो ये है यूरेटर्स के अंदर बनते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो अंदर की सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल कहते हैं, और जो बाहर की तरफ फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब क्वेश्चन आ गया ये दोस्तों, ये है बोर्ड मास का क्वेश्चन। बोर्ड मास में क्या है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम बी को ब्रैकेट को सोल्व करते हैं दोस्तों। इस साइन का मतलब क्या है दोस्तों, 5 + 7, ये इसके ऊपर जो बार लगा रखा है इसका मतलब है ब्रैकेट से पहले भी इसको सोल्व करना है इस बार को। हाँ, इसके आगे जो ये माइनस का साइन है इसको आपको नहीं लेना है दोस्तों। तो सोल्व करते हैं जल्दी से इसको। यहाँ से देखिए 5 + 7, 5 + 7 दोस्तों आपको हो जाएगा 12, बाहर है माइनस, फिर है 9 + 6, 9 और 6 15, और इसके बाहर है 12, और फिर बाहर है 15, और आगे है ये सारी चीज़। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, ये बच गया 3 माइनस 15 और 12 27, 27 में से आपका 3 जाएगा, बच जाएगा 24, उसके बाहर है 1/3, और इधर डिवाइड बाय 56, तो ये 3 8 जा, तो 56 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आप आ जाएगा सेकेंड्स में आप कर पाएंगे दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है बस इसमें यही था कि भाई सोल्व किसको करें। कई बच्चे इसको अगर माइनस ले लेंगे, -5 + 7, तो यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और जो भी टाइम आप इसमें लगाएंगे वो वेस्ट जाएगा दोस्तों, तो ध्यान रखें। अब ये उसी समय की बात है, देखिए ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का कि ऑल पेटल्स आर फ्लावर, ठीक है, सभी पेटल फ्लावर हैं। सम पेटल्स आर येलो, ठीक है। ऑल येलो आर फ्लावर, ठीक है। अब बात करते हैं कंक्लूजन। ऑल फ्लावर्स आर येलो,
क्या कहीं पे कहा गया है कि फ्लावर येलो हैं? ऑल येलो आर फ्लावर। देखिए दोस्तों, ये बना दिया मैंने येलो और ये बना दिया मैंने फ्लावर, तो सभी येलो जो हैं वो फ्लावर के अंदर है, ठीक बात है। पर यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल फ्लावर्स आर येलो। तो दोस्तों ये सभी मैंने ये जो गोल बनाया है बड़े वाला, ये इसमें फ्लावर है, यहाँ पे कोई फ्लावर, तो क्या ये येलो है? देखिए दोबारा से बताता हूँ, ये फ्लावर है और ये येलो है, पर यहाँ पे कोई मेरा फ्लावर है, तो क्या ये येलो है? नहीं है ना दोस्तों, तो ये बात इधर से गलत हो गई। ऑल येलो आर पेटल्स, देखिए क्या कहते हैं, ऑल पेटल्स आर फ्लावर, ये पेटल्स हो गई, ये हमारा फ्लावर हो गया, ये पी लिख दिया मैंने, इसको एफ लिख दिया। सम पेटल्स आर येलो, कुछ पेटल्स येलो हैं, तो ये बना दिया मैंने सम पेटल्स आर येलो, भाई कुछ हिस्सा येलो हो गया। ऑल येलो आर फ्लावर, ठीक है, ऑल येलो आर फ्लावर, ये इसके अंदर आ गया, तो ये इसका वेन डायग्राम बन गया। अब इधर से देखते हैं, ऑल येलो आर पेटल्स, क्या सभी येलो पेटल्स हैं? नहीं, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये सारे आपके जी के पार्ट है। अच्छा देखिए, ये वही आ गया, अभी वेन डायग्राम से शो करना है। हॉर्स, मंकी, टाइगर, ये क्या है दोस्तों? ये सभी एनिमल्स हैं। क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर कॉमे में लगा के यहाँ पे एनिमल लिख देता दोस्तों, तो क्या करते आप? तो देखिए तीनों एनिमल हैं ये पता है, तो एक एनिमल का बड़ा बनता और तीनों उसके अंदर आते, तब ये इस तरह का चार्ट वेन डायग्राम प्रिपेयर होता है। तो दोस्तों इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है आपको भी। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। देखिए क्या कहता है, रोहित और रोहन एक काम को मिलके करते हैं 10 दिन में। उधर रोहन अकेला करता है तो उस काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए रोहित उस काम को कितने दिन में कर देगा? तो दोस्तों देखिए थोड़ा मैं इसको अच्छे समझाता हूँ। 10 दिन में कोई एक काम करते हैं दोनों मिलके, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? उस काम का 10वां हिस्सा। इसीलिए हम टाइम एंड वर्क में एक दिन के हिसाब से काम को चलाते हैं, तो इसका आ जाएगा दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया? 1/10। उसी तरफ रोहन 15 दिन में उस पूरे एक काम को करता है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है वो? 1/15। दोनों मिलके एक दिन में इतना हिस्सा काम करते हैं, रोहन अकेला इतना काम करता है, दोनों मिलके एक दिन में इतना कर रहे हैं, रोहन एक दिन में इतना करता है अकेला, तो दोनों इसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा किसका काम? फिर काम आ जाएगा दोस्तों आपका जो बच गया रोहित का, ये, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, 3 10 जा 15 2 जा 1/30। ये आ गया किसका काम? रोहित। रोहित एक दिन में 1/30 काम करता है, तो 30 दिन में वो पूरा काम कर पाएगा दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन निकालेंगे। मैंने थोड़ा सा लंबा समय लेके इसको कराया है ताकि समझ में आए। अब दोस्तों कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ये भी एक लेंथी क्वेश्चन है, इस पर भी अगर समय हो तो आखिरी में कीजिएगा। 1,60,000 रुपये 2 साल के लिए देता है 10% के हिसाब से सेम्युअनली। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, सेमी अर्धवार्षिक रूप से, तो आपका जो इसमें टाइम है वो डबल हो जाएगा और जो रेट है वो आधा हो जाएगा। पता है आपको इस बात का, अर्धवार्षिक में ऐसा ही होता है। अब दोस्तों इसको करना कैसे है? इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों। एक आसान सा तरीका मैं आपको बता दूं, बिल्कुल ही आसान। देखिए कैसे करते हैं।
नहीं आएगा समझ में तो फिर आप बोलिए कमेंट में, मैं आपको दूसरा तरीका भी समझा दूंगा। थोड़ा सा वो लेंदी है पर समझने में बहुत आसान है। देखिए 4 साल के लिए आपको काम करना है इसका। अभी होता कैसे है दोस्तों, इसमें ये आप जो रेट है, इसका रेट है दोस्तों, इसका आपका 5% हो गया, आधा हो जाता है रेट। रेट निकालिए 5% है तो 5/100 1/20। तो दोस्तों इसका मतलब इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। अगर आपको 20 रुपये दे रहे हैं कहीं पे तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 1 रुपये। 20 रुपये कहीं दे रहे हैं तो 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है, इसका हिसाब रेट का मतलब ये है। तो अगर आपने प्रिंसिपल दिया 20 रुपये, आपको ब्याज मिला 1 रुपये, इंटरेस्ट मिला, तो आपका अमाउंट कितना हो गया दोस्तों? 1 रुपये मिला के 21 रुपये। कितने साल के लिए है ऐसा? 4 साल के लिए हुआ दोस्तों। तो हम 4 साल के लिए देखेंगे। पहले साल 20 रुपये दिए 21 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये दिए 21 रुपये मिलेंगे, 20 रुपये दिए 21 रुपये मिलेंगे। 4 साल के लिए ऐसा होगा। देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 40 1,16,000 1,60,000 रुपये वही था ना दोस्तों। अच्छा इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप इसमें कैलकुलेट करना नहीं चाह रहे हैं तो दोस्तों देखिए, अभी करना क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता है इसका आंसर ये वाला आने वाला है। रीज़न क्या है देखिए दोस्तों, 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में आपका पीछे 1 ही आने वाला है। और 1 किस में है दोस्तों? केवल इसमें। तो आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ अगर 2 जगह 1 होता, मान ली इसमें भी होता, तो कैलकुलेट करना ही पड़ता। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों 34481, और जो ही आपका बी वाला आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे 50th क्वेश्चन कहता है कि एक फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया गया 1 kg का था, और वो ऑब्जेक्ट की स्पीड जो बढ़ गई वो 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड होगी, तो वर्क डन बताएं। अभी पीछे हमने एक फॉर्मूला बताया दोस्तों आपको वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो था जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दी हो। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला भी होता है वर्क डन का, वो होता है हाफ चेंज इन मोमेंटम, उसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। हाफ mv² माइनस हाफ mu²। तो हाफ m मास कितना है दोस्तों? ये v और u में क्या फ़र्क है? v होती है फाइनल वेलोसिटी और u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ध्यान रखें। तो फाइनल कितनी होगी थी दोस्तों? 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस 1/2। u कितना है दोस्तों? इनिशियल वेलोसिटी थी आपकी 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2। 8 का स्क्वायर 64, 1/2 इसका 16, तो ये 32 और 8। 32 में से 8 गए आपके, आंसर आ जाएगा आपका 32 में से जब 8 जाएंगे तो 24 जूल आंसर है। ये है आपका दोस्तों। समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, आगे बचे हुए क्वेश्चन को आगे करेंगे। अभी आपसे ज़्यादा समय ना लेते हुए अलविदा कहते हैं। थैंक यू दोस्तों।